क्लास 10 जैसा कि हम सोशल साइंस की लगातार से तैयारी करते चल रहे हैं एंड आई होप कि आपने जियोग्राफी का, हिस्ट्री का एंड आपका पॉलिटिकल साइंस का वीडियो कंप्लीट कर लिया होगा। बिकॉज हम इतने मार्क्स आपके कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये जियोग्राफी का पोर्शन हो गया, ये आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, इनको हम कवर अप कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में आपका लास्ट फेज जो है आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाली ये सारे चैप्टर भाई कह रहा है विकास, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय व्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, इन सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इससे कितने नंबर का हो गया, 4 4 8 और 3 आपका यह हो गया 11 12 13 14 15 16 15 नंबर का समथिंग। ठीक है, 15 नंबर का इसमें कवर करेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और ये पिछले पार्ट्स देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, वहां पर जाकर के भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक्स की ओर। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स यहाँ से आपका आ जाता है। ठीक है, देखो विकास नंबर अध्याय आपका पहला अध्याय है इसमें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कहें तो। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, यही आपकी बुक में है और बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अध्याय नंबर 1 है विकास। ठीक है, इससे पहले ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, फिर इसके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, इससे कम ही नंबर का आता है वैसे, लेकिन फिर भी आसानी से हम इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। ठीक है, देखो विकास की बात कर रहा है भाई। विकास में विकास का अर्थ क्या है यार? विकास का अर्थ ही यही है कि लोग साक्षर हों, प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक हो, है ना, ठीक ठाक नहीं हो मतलब अच्छी हो। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के पास हों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से विकास के आधार को निर्धारित करेंगी। उपरोक्त तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए ना विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? प्रति व्यक्ति आय हो, औसत साक्षरता दर बेस्ट हो एंड लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यहाँ पे ठीक ठाक हो। ठीक है, सुविधाएं होने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना हुआ है, आएगा। ठीक है, कह रहा है कि HDI का अर्थ क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट बोले तो मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो ये आपको आंसर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अब इस चैप्टर से देखो यार ऑब्जेक्टिव ही मेनली बनते हैं। सो ऑब्जेक्टिव इसके याद रखना है और क्वेश्चन इससे एक ही ऐसा बन सकता है कि विकास क्या है समझाइए। तो विकास को मैंने आपको बता दिया कि लोगों की लोग साक्षर होने चाहिए। लोगों की ऐसी जो एक बेसिक सी नीड्स होती हैं, जो कि उन्हें साफ पानी मिल जाए, ठीक है, उन्हें साफ हवा मिल जाए और स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिल जाए, शिक्षा के लिए सुविधा मिल जाए, तो ये क्या है? एक विकास का पथ कहलाता है। ठीक है, तो यही विकास है। आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का, इससे 4 नंबर का आना है भाई। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे कौन कौन सी चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है मोस्ट, वो मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? सो देखो, प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक जहाँ पे दिख जाए ना वो प्राथमिक क्षेत्र होता है और इसी के अंतर्गत आपका कृषि क्षेत्र आता है। चीज़ बिल्कुल से दिमाग में बिठा लो। तो कहता है कि कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है भाई? कृषि क्षेत्र में तो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। सो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा। अब देखो क्वेश्चन कभी आ जाए कि प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राथमिक नहीं, सॉरी यार, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कह रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के प्रकार हैं। ठीक है, के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं भैया? इसके 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, इतने 3 प्रकार होते हैं, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के प्रकार हैं और इन्हीं पर आधारित है पूरा चैप्टर है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, देखो आगे चलते हैं भाई। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर। अब सेवा तो सभी बात जानते हैं यार। सेवाएं कौन सी होती हैं? जैसे शैक्षणिक सेवाएं हो सकती हैं, बैंकिंग सेवाएं, परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं। तो देखो वह क्षेत्र जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है भाई, यहाँ पे देखो कोई अगर आपको यहाँ पे बैंकिंग सेवाएं दे रहा है तो वो क्या करेगा? वो आपको क्या कोई वस्तु बेच रहा है? नहीं ना बेच रहा है, वो आपको सेवा दे रहा है ना, आपका काम करा रहा है, केवल आपका काम होगा वहां पर। ठीक है, परिवहन सेवा इसी प्रकार की होंगी, सेवा होगी, आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता सेवा क्षेत्र का या तृतीय का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल से याद रखना है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ याद करके रखना। नेक्स्ट है कि संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है,
रोजगार की अवधि नियमित होती है इसमें, और कर्मचारी की सरकारी नियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा होती है, जैसे उनका पीएफ वगैरह यहाँ पे कटता जाता है तो वो उनके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। और ये सवेतन छुट्टी होती है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे सवेतन छुट्टी मिलती है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं यहाँ पे संगठित क्षेत्रकों के अंतर्गत, ठीक है। रोजगार की अवधि भी यहाँ पे होती है, नियमित होती है, ठीक है। नियमित यानी कि वो रेगुलर रूप से उनको रोजगार मिला रहता है, ठीक है ना। और इनमें सरकारी नियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा का भी यहाँ पे प्रावधान होता है, जैसे पीएफ वगैरह हो गए, है ना। छुट्टी भी मिलेगी तो उसमें भी सैलरी वगैरह मिलती रहेगी, सवेतन छुट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा पर टिप्पणी लिखिए। तो मनरेगा भाई, मनरेगा को पढ़ लेना, ठीक है। मनरेगा पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनरेगा मनरेगा नहीं कहलाता वैसे तो, ये MG नरेगा इसको कहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी, MG से बोले तो महात्मा गांधी, नरेगा बोले तो राष्ट्रीय नेशनल, ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये, ठीक है। ये 2005 में ये आया था अधिनियम, ठीक है। तो इतना चीज़ तो ऑब्जेक्टिव के लिए बन गई ना। इसके तहत सरकार क्या करती थी, ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी। क्वेश्चन आता है भाई कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा में, MG नरेगा में कि रोजगार गारंटी के अधिनियम के 2005 के तहत कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी थी। तो 100 दिन का रोजगार, ठीक है। क्वेश्चन आता है 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी थी। याद रखना भाई कि MG नरेगा यानी कि मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पे 100 दिन की गारंटी की यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे लिखित कहा गया कि हाँ 100 दिन की गारंटी दी जाती है कि रोजगार मिलेगा। यदि सरकार रोजगार देने में असफल रहती है तो वह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी, मतलब भत्ता देगी, उस टाइम कुछ पैसा यहाँ पे दिया जाएगा मजदूरों को, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे मनरेगा, ठीक है, योजना। और देखो इस चैप्टर से आपको 3 क्षेत्र पढ़ने हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आएगा, ठीक है, कृषि क्षेत्र से रिलेटेड क्रियाएं। द्वितीयक क्षेत्र से अंतर्गत आएंगी आपकी औद्योगिक क्रियाएं, ठीक है, उद्योग से रिलेटेड क्रियाएं। तृतीयक क्षेत्र में आएंगी आपकी सर्विसेज, ठीक है, यानी कि सेवाएं आती हैं तृतीयक क्षेत्र में, सेवाएं, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र पढ़ करके रखना। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो आपको लिखना है कि जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं यानी कि जैसे कृषि से संबंधित यहाँ पे प्रक्रियाएं करी जाती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ये उदाहरण हो जाएगा कृषि, पशुपालन, ठीक है। तो ये चीज़ है। सेकंड कहेगा कि द्वितीय क्षेत्र को समझाइए, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को समझाइए, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को समझाइए। द्वितीय क्षेत्र में लिख देना है सीधी बात भाई, जिसमें औद्योगिक क्रियाओं के बारे में यहाँ पे वर्णन हो। औद्योगिक जैसे उद्योग, कुटीर उद्योग हो गया, किसी प्रकार का उद्योग हो गया, ठीक है। तो औद्योगिक क्रियाओं के बारे में जिसमें हो, ठीक है, तो वो क्या है आपका द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हों, ठीक है, जिसमें सेवाएं प्रदान करी जाती हैं वो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र होता है। जैसे आपका यहाँ पे बैंकिंग सेवाएं, संचार सेवाएं, परिवहन सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, है ना। तो ये सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं, तृतीयक। तो ये तीनों चीजें क्लियर करके रखना, ठीक है। खत्म है ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा एवं साख, अगला चैप्टर है। कह रहा है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है, बैंक, सहकारी समितियां, नियोक्ता या साहूकार। देखो क्या शामिल नहीं है कह रहा है, तो देखो साहूकार भैया यहाँ पे, साहूकार और नियोक्ता, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है कि ये दोनों शायद शामिल नहीं है, ठीक है। साहूकार और नियोक्ता इनका यहाँ पे काम नहीं होता, क्योंकि औपचारिक स्रोत, औपचारिक रूप से अगर बात करें तो बैंक और समितियां तो होती हैं, और अनौपचारिक की बात कभी करें तो इनको साहूकार लोगों को और नियोक्ता, इसको याद रख सकते हो आप, क्योंकि ये देखो अनौपचारिक रूप से, ठीक है, ये काम आए, ये इसमें आएंगे अनौपचारिक रूप के उदाहरण पर याद रखें तो, ठीक है। तो ये रहेंगे, औपचारिक में यही केवल रहेंगी चीज़ें, तो ये शामिल नहीं है, जो यहाँ पे C और D ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ऋणाधार क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऋणाधार, ठीक है। 2 नंबरी है, ये अंक में क्वेश्चन आ सकता है। कहता है ऋणाधार वह संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, जेवर आदि, और इसका उपयोग वह आधारदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है, ठीक है। सीधी बात यह है यार, आप गिरवी रख दे तो कोई चीज़, ठीक है, तो वो ऋणाधार है, ठीक है। गिरवी जैसे क्या, गिरवी क्या होता है भाई, जैसे यार देखो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति उसके पास, जैसे भूमि हो गई, जेवर हो गए, कुछ भी हो गया, है ना, गहने वहने वगैरह, उसने क्या किया, उसको चाहिए भाई पैसा, है ना, तो वो क्या करेगा, जाएगा पूंजीपति के पास, किसी के भी के पास, अपने पैसे दे देगा उसको कि भाई पैसे अभी मेरे ये जेवर रख लो या फिर मेरी ज़मीन गिरवी रख लो अभी, और उसके बदले मैं इतने टाइम में पैसे लौटा दूंगा, सो फिर मुझे जेवर दे देना मेरी, और अपने पैसे ले लेना, और मेरी ज़मीन यहाँ पे आपकी गिरवी रखी है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पे इन चीज़ों के बदले क्या देते हैं, पैसे दे देते हैं, और वो आपकी ज़मीन के कागजात हो गए, जेवर वगैरह अपने पास रखते हैं, और उसका ब्याज वगैरह होकर के आप पैसे नहीं भरते हो तो वो फिर उसको ऐंठ लेती हैं, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होता है, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अपने गारंटी के रूप में आप इसके यहाँ पे एक तरीके से वापस ले लेते हो अपने, ठीक है। तो ये होता है ऋणाधार, ठीक है।
ऐसी संपत्ति अपनी कर्ज लेने के लिए हम यहाँ पे गिरवी रखते हैं किसी के पास, या फिर कर्जदार के रूप में इसका उपयोग करते हैं, है ना, गारंटी के रूप में कि ये गारंटी है भैया, ये रख लो हमारी चीज़, अगर हम नहीं लौटा पाए तो, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन छपना गया हो एग्जाम में। औपचारिक अनौपचारिक ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी देखा था यार, औपचारिक अनौपचारिक, देखो यहाँ पे देखा था, ये देखा था, देखो औपचारिक स्रोत बैंक और सहकारी समितियाँ ये सरकार की होती हैं, और नियोक्ता सहकार साहूकार ये क्या होते हैं, ये अनौपचारिक स्रोत में आएंगे, ठीक है। तो औपचारिक स्रोत में क्या होता है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इसमें क्या साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार, दोस्त शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे बात करें तो बैंक और सहकारी समितियां इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये दूसरा अंतर हो गया, ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। और इनकी ब्याज दर बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये देखो साहूकार वगैरह हैं तो ये ज़्यादा ब्याज लेते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। इनकी ब्याज दर कम होती है बिकॉज ये सरकार के स्वामित्व में आता है, ठीक है। तो ये तीसरा अंतर इसका हो गया, ठीक है। दूसरा अंतर इसका हो जाएगा कि ये बैंक और सहकारी समितियाँ होती हैं और ये यहाँ पे सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एक अंतर ये लिख देना कि ये अनौपचारिक स्रोत सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। इसमें साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त आदि शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें कौन होता है, बैंक और सहकारी समितियां होती हैं, ठीक है। तीनों अंतर बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल से कर लेना। अगला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आरबीआई, ठीक है। कहता है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि इंडियन रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई बोले तो रिजर्व, आर से रिजर्व, अरे यार हर एक नोट पे लिखा है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सभी को पता है। ये कर लेना बिल्कुल से, ऑब्जेक्टिव बनता है इसलिए मैंने हाईलाइट करा दिया थोड़ा। कहता है कि इसके कार्य लिखिए, तो सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करना, ठीक है। तो करेंसी नोट कौन जारी करता है, क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, करेंसी नोट जारी करता है कौन, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। बैंक और सहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी करना, तो कौन करता है ये काम, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, बैंकों और सरकारी सहकारी जो समितियां होती हैं उनकी निगरानी करता है। भाई ये लोचा तो नहीं कर रहे कुछ, है ना, एसबीआई वगैरह इसके अंडर आती है हमारी आरबीआई के अंतर्गत, ठीक है। आरबीआई ही सबसे प्रमुख बैंक है, ठीक है, आरबीआई, ठीक है। कहता है कि यह देखना कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों को ही नहीं बल्कि छोटे किसानों और उद्योगों को भी ऋण दें, ठीक है। तो मतलब इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करता है, ठीक है, बैंक। ब्याज की दरों को निर्धारित करना, ये नहीं कि बैंक, कोई बैंक प्राइवेट बैंक वगैरह हो गए वो अपने मनमाने ब्याज लगाए जा रहे हैं लोगों पर, ठीक है, तो ऐसा नहीं। ये यहाँ पे उसका निर्धारण करेगा कि हाँ इतने से इतना आप ले सकते हैं, नहीं तो लूट मचा करके रख देंगे ये लोग, ठीक है। तो आरबीआई ये सारे काम करता है, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गए होंगे, क्या करता है, सरकार के द्वारा करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है, और बैंक और सहकारी समितियों पर यहाँ पर निगरानी करता है, और लाभ कमाने वाली इकाइयों को नहीं बल्कि छोटे किसानों और उद्योगों को ऋण प्रदान किया जाए, ऐसा यहाँ पे एक मार्गदर्शन देता है, और ब्याज दरों को भी नियंत्रित करने का काम करता है आरबीआई, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से यही है भाई, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, वैश्वीकरण क्या है। देखो यार बहुत ज़्यादा मेहनत लग चुकी है आप लोगों के लिए ये कंप्लीट करने में सारा कुछ। सो आप लोग भी अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाएं थोड़ा, ठीक है, सपोर्ट दिखाएं मतलब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में शेयर करें, इतना तो आप लोग कर सकते हो ना। एंड इसे कंप्लीट भी करना है, केवल देखना नहीं है, क्योंकि सुनोगे और देखोगे तो होगा तो, लेकिन उतने अच्छी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या करें, आप लोग सुनते जाते हो ना ध्यान से, उसको अपने मन में ना मतलब रिकॉल कर लिया करें, है ना, तो उसको बनते जाएगा वो। क्योंकि टाइम अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो बाद में रिवाइज कर लो, आप कब रिवाइज करोगे यार, ठीक है। कह रहा है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है, ठीक है। वैश्वीकरण बोले तो यार विश्व का बाजार, ठीक है, वैश्वीकरण विश्व का बाजार, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ चुकी है एग्जाम में और क्वेश्चन आता है, क्या कहता है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एमएनसी किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुराष्ट्रीय, इसमें क्या दिख रहा है आपको, बहु मतलब बहुत से राष्ट्र, ठीक है, बहुत से राष्ट्र यानी कि दो या दो से अधिक राष्ट्र। तो ऐसी कोई कंपनी जो कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों में अपना स्वामित्व या स्वामित्व रखती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्या कह रहा है, जो एक से अधिक देशों यानी कि दो या दो से अधिक देशों में क्या करती है आपकी, ठीक है, दो या दो से अधिक देशों में स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि उदारीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा गया है, ठीक है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था उदारवाद, उदारवाद एक तरीके से क्या था,
उदारवाद होता है ऐसे, मतलब एक तरीके से दयालुता, ठीक है। तो वो उदारवाद हमने वहां पे पढ़ा था, ये उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, व्यापारिक अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रक्रिया, उसे उदारीकरण कहा गया, ठीक है। तो जो भी व्यापार में आने वाले अवरोध हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनको हटाएगी सरकार, इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाएगा। ये लिबरलाइजेशन आता है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि SEZ क्या है, ठीक है। SEZ बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, तो कर लेना, ठीक है, सही जोड़ में बन जाए, क्या पता। कैसा है, कहता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। सो ये आप देखो यार, उसका फुल फॉर्म ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मतलब एक प्रकार के विशेष क्षेत्र जहां विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक के अंतर्गत क्या आता है, निवेश वगैरह आता है, ठीक है। तो निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पे दी जाएं, सो वो SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपका है यहाँ पे उपभोक्ता अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्कुल, क्योंकि ग्राहक तो हम सब हैं ना यार। उपभोक्ता बोले तो ग्राहक, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ये 1986 में उपभोक्ता संरक्षण या सुरक्षा सुरक्षा या संरक्षण, ठीक है, अधिनियम आया था। ये चीज याद रखना, 1986, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला कह रहा है कि हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाण चिन्ह है, सोने के आभूषण, ठीक है। सोने के आभूषण पर हॉलमार्क होता है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, ठीक है। जब हम उसको देखेंगे तो उसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे, जब उस पर हॉलमार्क का चिन्ह होगा। इसलिए कहते हैं कभी भी अगर सोना वगैरह खरीद रहे हैं, हम आभूषण कोई खरीद रहे हैं, तो हमें उस पर हॉलमार्क का चिन्ह जरूर से देखना चाहिए। अगर वह नहीं है तो सामान नकली हो सकता है, तो इसकी जाँच करनी चाहिए। तो हॉलमार्क क्या होता है, सोने के आभूषणों पर प्रमाणित एक प्रमाणित चिन्ह होता है, जो कि यहाँ पे उसकी जांच के लिए कि हाँ ये असली है, ठीक है। और इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों के लिए भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रमाणित चिन्ह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कृषि उत्पादों के लिए एक यूज़ किया जाता है चिन्ह, उसे एग मार्क कहते हैं, ठीक है। तो एग मार्क क्या है, किसके लिए है, कृषि उत्पादों के लिए। हॉल मार्क किसके लिए है, सोने यानी कि आभूषणों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बनता है भाई, सूचना उपभोक्ता का सूचना पाने का अधिकार क्या है भाई, RTI, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। 2005 के सूचना के अधिकार के तहत उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रता, शुद्धता और कीमत के बारे में जानकारी पाने का पूर्णतः अधिकार है ना। किसी भी दुकान से या कहीं से भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा, उसकी शुद्धता, हाँ अभी सही है कि नहीं, उसकी कीमत के बारे में जानकारी लेने का आपका पूर्णतः अधिकार है, ठीक है। और ये आपका अधिकार है भाई, है ना। तो ये बिल्कुल से यही आपका सूचना पाने का अधिकार है, ठीक है। तो मतलब सीधी बात है, सूचना पाने का अधिकार क्या है एक ग्राहक का, तो उपभोक्ता की गुणवत्ता, वस्तु की शुद्धता, कीमत वगैरह का जानने का अधिकार ही ये सूचना का अधिकार है, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रख लेना यार, ठीक है, याद रख लेना। और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लाज भी रख लेना, ठीक है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र क्या है, ठीक है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र बनाए गए हैं, जो कि अगर जिला में नहीं निपटता है तो फिर राज्य स्तर पर जाएगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। जैसे यार देखो, जिला न्यायालय होता है ना, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट होता है, यहाँ पे राज्य न्यायालय के रूप में, ठीक है। फिर होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। सो इसी प्रकार से क्या है, त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र है उपभोक्ताओं के लिए भी, ग्राहकों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि यार आप कोई, आप देखो अब क्योंकि देखो व्यापार में ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदी जाती हैं, उसमें कोई अगर किसी भी प्रकार की, अगर आपको आपका विवाद हो गया किसी से, है ना, आप संतुष्ट नहीं हो चीज़ से, लेकिन आपको फिर भी दबाने का काम किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने विवाद के निपटारे के लिए यहाँ पे जिला के न्यायिक तंत्र से, राज्य के न्यायिक तंत्र से, राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक उपभोक्ताओं के विवादों को निपटान के लिए बनाया गया तंत्र है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। मैप वर्क का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सो चेक कर लेना। एंड जा कर के पिछले वीडियो, यानी कि देखो मैं आपसे कहूँ क्या यार, बार बार कितना कहना, जाओ भूगोल की तैयारी कर लो, इतिहास की तैयारी कर लो, और आप कर लो ये राजनीति, यानी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस और ये इकोनॉमिक्स की तैयारी हो गई। सो भाई इन सारे पार्ट्स को देख लो, बिल्कुल 75 नंबर का पेपर छप के आएगा। एंड सारे अगर तुमने देख लिए ध्यानपूर्वक तरीके से सुन करके,
सो एकदम तैयारी मैं कह रहा हूँ ना बेहतरीन हो जाएगी, एकदम मज़ा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी जो भी होनी होगी, ठीक है। सो आई होप आप बहुत अच्छा एग्जाम अपना करके आएँ, बिकॉज यार हमने मेहनत की है, आपने मेहनत की है, और अगर मेहनत अच्छी रंग तब लाएगी जब आप एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाओगे, ठीक है। सो बिल्कुल से आपको 4:30 AM की क्लास के लिए रेडी रहना है, क्योंकि 4:30 बजे जो क्लास आएगी ना उसमें आपका सब कुछ खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो यार होना चाहिए ना वो सब कुछ है। तो टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है। अब वो आपको एक बिल्कुल रैपिड रिवीजन मिल जाएगा। सो बस आप एग्ज़ाम देना, बिल्कुल चिल्ल तरीके से जाना है, कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है नहीं, बढ़िया तरीके से। सो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और वीडियोस देख लो, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा केवल, और नई चीज़ें पढ़ना भी अवॉइड करो, ठीक है। जो आता है उसको रिवाइज करो बार बार, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से अगर नहीं पढ़ी है तो उसको भी अवॉइड कर दोगे, नहीं, उस चीज़ को थोड़ा आप पढ़ सकते हो, बिकॉज अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना होगा, ठीक है। रिवाइज करने के लिए कह रहा हूँ मेनली, तो रिवाइज ही करो, और मैप वर्क पर विशेष ध्यान दो, बिकॉज 4 नंबर आपके यहाँ पे आएंगे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना एक प्यारे से दोस्त के साथ, बाय बाय।